चाचा काम पर जाता तो चाची को 1,000 का नोट पकड़ा जाता। अगली सुबह चाची लश्कारे मारती कमरे से निकलती। चाची के चेहरे पर नजर डालती तो चाची शर्माती। मैं भी समझ जाती और नजरें झुका लेती। एक रोज इस 1,000 वाले नोट की खातिर खामोशी से चाची के कपड़े पहने और कमरे की बत्ती गुल कर दी। उस रात मेरे होश उड़ गए जब चाची अपने सहन में टहल रही थी। मैं अपनी मुंडेर पर खड़ी उन पर नजरें जमाए टुकर टुकर देख रही थी। चाची की नजर मुझ पर पड़ी तो शर्मा कर नखरा दिखाने लगी। मैंने आह भरकर चाची की चाल ढाल को देखा। उसका गुरूर और चेहरे की दमक बता रही थी कि उन्हें अपनी जिंदगी में सब कुछ मिल रहा है। मैंने झूठ बोलते हुए चाची का पुकार कर कहा कि चाची, अम्मा ने आपको जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। मेरी बात पर वो चौंक गई और सर हिलाकर हमारे घर चली आई। मैं जानती थी कि अम्मा की खुश मिजाजी की वजह से मेरे झूठ का भरम रह जाएगा। वही हुआ। चाची के जाने पर अम्मा ने बहुत अच्छे से उनका इस्तकबाल किया और उनके साथ बैठकर बातें करने लगी। मैंने अपने किचन से खुश्क दूध के छोटे से पैकेट में से बचा हुआ कच्चा पाउडर निकाला और गुजारे लायक चाय बना ली। मेरे हाथ में एक शीशी दबी हुई थी। मैंने हिम्मत करके खामोशी से चाय में हाथ में दबी शीशी से 2 गोलियां निकालकर चाय में डाल दी। मेरे अंदर की बेबसी मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर कर रही थी। चाय का कप जाकर चच्ची को पकड़ा दिया। चच्ची अम्मा को बता रही थी कि जो जोड़ा उन्होंने पहन रखा है कल ही चच्चा ने उन्हें ला कर दिया है, वो भी रेडीमेड। चाची ने बातों के दौरान ही मेरे हाथ से चाय का कप लिया, मगर चाची ने जैसे ही चाय पी उनका सर बुरी तरह चकराने लगा। अम्मा उनकी हालत पर घबरा गई। मैं जल्दी से चाची को सहारा देकर अपने कमरे में ले गई और अपनी जगह पर लिटा दिया। मैंने कहा, अम्मा मुझे लगता है चच्ची का बीपी लो हो गया है, कुछ देर आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। मेरी अम्मा सदा की सीधी थी। मेरी बात पर भरोसा करके अम्मा नमाज पढ़ने जा चुकी थी। मैंने जल्दी से चाची के कपड़े बदले और खुद चाची के कपड़े पहन लिए, उन्हें अपने पुराने कपड़े पहना दिए। इसके बाद अम्मा की नजरों से छुप छुपा कर मैं चाचा के पोर्शन में जाकर उनके कमरे में जा पहुंची। मैं चाचा के सामने दुपट्टे को घूंघट की तरह लिए बहाने से यहाँ वहां टहल रही थी। मामूल के मुताबिक चाचा ने जब चाची को पुकारा तो मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे पकड़े जाने का भी खौफ था। मैंने सबसे पहले लालटेन की बत्ती को गुल किया। हमारे गांव में अभी तक बिजली नहीं थी, इसीलिए लालटेन ही चलते थे। मैं चाचा के पास पहुंची तो उन्होंने 1,000 का नोट पकड़ाते हुए अचानक मेरी कलाई थाम ली। मेरे तो होश उड़ गए। चाचा, मैं अपने माँ बाप की अकलौती ही बेटी थी। मुझसे छोटे 2 भाई थे। हम बहुत ज्यादा खाते पीते नहीं, मगर गरीब भी नहीं थे। हमारी जिंदगी पुरसुकून गुजर रही थी, मगर एक रोज मेरे अब्बा को हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। हमारे घर पर कयामत टूट पड़ी। अब्बा क्या गए, हमारे घर से खुशियां ही रुखसत हो गई। कुछ दिन तो सोग में गुजर गए। अम्मा इद्दत में बैठ चुकी थी। ऐसे वक्त में हम बहन भाइयों को हमारे अकलौते चचा ने संभाला और बहुत प्यार दिया था। चचा अम्मा की बहुत इज्जत करते थे, भाभी से ज्यादा माँ समझते थे। अम्मा ने भी इस इज्जत के बदले चचा को बेटे की तरह रखा हुआ था। अम्मा की इद्दत खत्म हुई तो अम्मा ने चचा और हम बहन भाइयों का माहौल बदलने के लिए अपने किसी जानने वालों में चचा का रिश्ता तय कर दिया। कुछ वक्त बाद शादी की तारीख तय कर दी गई। हम सब भी खुश हो गए। चचा की शादी हुई तो हम चाची को देखकर दंग रह गए। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। हुस्न के साथ उसमें नजाकत भी बहुत ज्यादा थी। हम इतनी हसीन चाची पाकर खुश थे और हमसे कहीं ज्यादा खुश तो खुद चचा थे। मगर हमारी चची जितनी हसीन और नखरीली थी, इतनी मीसनी भी थी। चचा जो पहले सारा खर्चा माँ और बड़ी बहन समझकर मेरी अम्मा के हाथ में रखते थे, शादी के 1 माह बाद ही सारा खर्चा चची के हाथ में जाने लगा। अब अम्मा को अपनी और हमारी जरूरत के लिए पैसे चचा से मांगने पड़ते थे। मुझे उस वक्त बड़ी सुबकी महसूस होती थी जब चची अम्मा से आने पाई का भी हिसाब मांगने लगती थी। मेरी माँ एक खुददार औरत थी, इसीलिए खुद से सिलाई शुरू कर दी। फिर न जाने चचा के दिल में क्या आया कि अम्मा को हर माह बस 10,000 दे देते थे। बात यहीं तक न थी। चची ने फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कहकर खाना पीना भी अलग कर दिया कि भाभी जो आप लोग खाते हैं वो मैं नहीं खाती। साहब आपको अलग से खर्चा तो देते हैं, आप अपनी पसंद से पका लिया करें। मेरी माँ ने आज तक चची के रवैये पर उफ तक न किया था। बस हर हाल में हंसती मुस्कुराती ही रहती। हमारा खाना भी अलग हो गया। अब तो चची के खर्चे ही शहाना शुरू हो गए थे। रोज उनके घर दमदार खुशबू वाले खाने बनते और हम लोग कभी दही और कभी चटनी के साथ रोटी खाते, क्योंकि जो पैसे चचा देते थे वो स्कूल की फीस और दीगर घर के अखराजात में ही खर्च हो जाते थे। इसीलिए अम्मा की सिलाई से जो बचता इससे हम सिर्फ रोटी पानी में भिगोकर ही खा सकते थे। चची रोज नए नवेले जोड़े पहनती
اور چچا اس پر فدا ہوتے۔ کھلا پیسہ چاچی کے ہاتھ پر رکھتے تو چاچی اور رنگ روپ نکھار کر چچا کو اپنا گرویدہ بنا کر رکھتی۔ شادی کے کچھ ماہ بعد ہی چچا نے گھر کے درمیان دیوار کھڑی کر دی اور اماں کو جواز پیش کیا کہ چچی کے گھر والوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو بچے تنگ نہ ہوں۔ اماں کو کوئی اعتراض نہ تھا، درمیانی دیوار میں آ جانے کا راستہ موجود تھا، اسی لیے ہم اسی خوش فہمی میں رہے کہ شاید چچا نے ٹھیک کہا ہو، مگر وہ دیوار ڈالتے ہی چچا نے ہمارے گھر آنا جانا کم کر دیا تھا۔ ہم اکثر انتظار کرتے رہ جاتے اور چچا چچی اپنے گھر میں باتیں کرتے ہنستے کھلکھلاتے رہتے تھے۔ پھر چچا نے وہ 10,000 بھی دینے چھوڑ دیے۔ ہمارے گھر میں جو کھانا پینا تھا وہ کم ہوتا گیا۔ اماں کے پاس کچھ پیسے جمع کیے ہوئے رکھے تھے، ہم اس پر گزارا کرنے لگے، مگر ظاہر ہے وہ پیسے بھی آخر کب تک چلنا تھے۔ ایک اکیلی عورت بھلا کیسے بچوں کو پال سکتی تھی؟ چھوٹے بھائی اسکول جاتے تھے، اب ان کا بھی اسکول کا خرچ سر پر آ گیا۔ میں چچا کے بدل جانے پر بہت دل گرفتہ تھی، اکثر ماں سے لڑتی کہ چچا کی شادی پر پیسہ خرچ کر کے اپنی اولاد کا حق کھا لیا ہے۔ جن کھیتوں پر چچا کام کر رہے ہیں وہاں ابا کے حصے کی بھی زمین ہے، پھر آپ چچا سے اپنا حق کیوں نہیں مانگتی؟ اماں کو بس غلط فہمی مار گئی کہ چچا ہمارا خیال رکھے گا۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ چچا اپنے بھائی کے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا، مگر اب اس کو ایک دلکش بیوی مل چکی تھی جس کی چکا چوند نے ارد گرد کی چیزوں کو مان کر دیا تھا۔ اماں چپ چاپ رہتی اور اپنی پرانی سلائی مشین کے سامنے بیٹھ گئی۔ محلے کی عورتوں کو کپڑے سلائی کرنے کا بھی کہلوا دیا کہ زیادہ کپڑے دے دیا کریں، مگر چچا سے اپنا حق مانگنے کو تیار نہ تھی کہ کہیں تعلقات خراب نہ ہو جائیں۔ میں جانتی تھی کہ اماں کبھی اچھی سلائی نہیں کرتی تھی، ان کی سلائی بس واجبی سی تھی، اسی لیے پہلے پہل تو لوگ خدا ترسی میں سلائی کروا لیتے تھے، مگر پھر وہ بھی آنا بند ہو گئے۔ ابا کی زندگی میں تو کبھی ایسی نوبت ہی نہیں آئی تھی کہ اماں کو یہ کام کرنا پڑے۔ اماں تو بس گھر کے جیسے تیسے کپڑے سلائی کرنے کی حد تک سیکھی ہوئی تھی۔ اماں پرانے دوپٹے نکال کر پھر سے سلائی اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ گھر میں اب صرف پتلی دال اور 2 روٹیاں بننے لگی تھی کیونکہ راشن ختم ہو چکا تھا۔ ہم بہن بھائیوں کو انتظار رہتا کہ کوئی کپڑے سلائی کروا لے تاکہ ہم کچھ اچھا کھا پی سکیں۔ آخر ہماری دعاؤں اور بہت زیادہ انتظار کے بعد ایک روز ایک محلے والی کپڑے سلائی کروانے پہنچ گئی۔ ہم بہن بھائی خوش تھے۔ اس عورت نے 2 جوڑے سلائی کے لیے دے دی۔ اماں نے بہت محنت کر کے کپڑے سلائی کیے تھے، مگر بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اپنی سلائی میں صفائی نہیں لا پائی تھی۔ محلے دار عورت نے وہ جوڑے دیکھے تو بھڑک اٹھی اور اماں کو اچھی خاصی سنائی۔ سلائی کے پیسے احسان لگا کر دے گئی اور اس کے بعد ہمارے گھر کبھی کوئی عورت سلائی کروانے نہیں آئی تھی۔ میں اپنے حالات سے تنگ آ رہی تھی، اکثر درمیانی دیوار کے راستے میں کھڑی ہو کر حسرت سے چاچی کو دیکھنے لگتی تھی جو اتنا اچھا پہن اوڑھ رہی تھی اور کھانے پینے کی خوشبو بھی ہر وقت ان کے گھر میں پھیلی رہتی تھی۔ ہر وقت وہاں کھڑے رہ کر جائزہ لینے سے مجھے پتہ چلا کہ ہماری نسبت چچا اور چاچی کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی ہے۔ ان کے گھر کے حالات کی تنگی نہیں ہے، نہ ہی کوئی دوسری پریشانی تھی۔ چچا ہمیں بالکل ہی بھول بیٹھے تھے۔ گھر کا سب راشن پانی برابر کرنے کے باوجود الگ سے روزانہ جاتے ہوئے چچی کو 1000 کا نوٹ پکڑا جاتے تھے۔ چاچی نئی نویلی دلہن کی طرح چمکتی دمکتی اور شرماتی لجاتی پھرتی تھی۔ چاچی کی جب کبھی مجھ پر نظر پڑتی تو وہ شرما جاتی اور اپنے چاہے جانے اور اچھے حالات پر اترانے لگتی۔ میرے دل میں کئی حسرتیں سر اٹھانے لگی تھی۔ ہمارے گھر میں کھانا 3 وقت سے اب 2 وقت پر آ گیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگنے لگا تھا جیسے وہ مجھے جتا رہی ہو۔ میں دل میں چچی کے خلاف بغض پالنے لگی تھی۔ وہ جتنی چہرے سے پیاری تھی اس سے زیادہ اس کا دل سخت تھا۔ اس نے ہماری محبت کرنے والے چچا کو ہم سے دور کر دیا تھا۔ میں اپنے اور چچا کے گھر کے حالات کا موازنہ ہی کرتی رہتی تھی۔ گھر میں دونوں چھوٹے بھائی ایک طرف گمسم سے بیٹھے رہتے تھے۔ اماں بھی کوئی کوئی سی رہنے لگی تھی۔ جس چچا نے ہمیں باپ کی جدائی کا صدمہ بھولنے میں مدد دی تھی، اسی چچا نے ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا کہ ہم ہر وقت اپنے باپ کی یاد میں آنسو ہی بہاتے رہتے تھے۔ ہمارے گھر میں تنگی اور مفلسی دن و دن بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا تو پہلے ہی اسکول ختم تھا، مگر اب فیسیں نہ دینے کی وجہ سے میرے بھائیوں کا بھی اسکول بند ہو گیا اور گھر میں کھانا 2 سے 1 وقت ہوا اور پھر بالکل ہی ختم ہو گیا۔ کچن میں کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی تھی، صرف خشک دودھ کا آخری پیکٹ بچا تھا جس سے ہم چائے بنا کر پی لیتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے ان 1000 روپوں کا خیال آیا جو چچا روزانہ چاچی کو پکڑا کر جاتے تھے۔ اگر وہ 1000 مجھے مل جاتا تو یقیناً کچھ دن مزید ہماری بھوک کا حل نکل سکتا تھا۔ اماں سے میں لڑ لڑ کر تھک چکی تھی کہ وہ چچا سے ابا کی زمینوں کا حصہ مانگیں، لیکن نہ اماں خود چچا سے مانگتی نہ ہی مجھے بات کرنے دیتی۔
इसीलिए मैंने सोचा कि जब चचा को ही हमारा ख्याल नहीं है तो मैं भी थोड़ी सी बेईमानी कर ही लूं, क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं होती। घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली तो टेढ़ी करना ही पड़ती है। मुझे चचा से वो 1000 का नोट लेना था, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता। और फिर एक रोज मैंने वो काम करने का फैसला किया जिसके बारे में कभी जिंदगी भर मैंने सोचा भी नहीं था। पेट की आग इंसान से क्या कुछ करवाती है, मैंने अब देखा था। मैं अपने बाप जैसे चचा को धोखा देने का सोच रही थी, सिर्फ 1000 के नोट के लिए, जो शायद उनकी नजर में कुछ नहीं था मगर मेरे लिए ये 4 जिंदगियां बचाने का जरिया बनने वाला था। मैं मौके की तलाश में थी कि कैसे चचा से वो पैसे लूं। पहले तो मैंने चाची के पैसे चुराने का सोचा। जब चाची बाथरूम में नहाने जाती मैं उसका कमरा सारा छान लेती, मगर मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर चाची वो पैसे लेकर कहाँ रखती है। मुझे 100 रुपया भी कहीं से नहीं मिलता था। थक हार कर मैंने चोरी का इरादा तर्क किया और एक नहायत संगीन फैसला किया। ऐसा फैसला जो मुझे मेरी नजरों में गिरा जाता, लेकिन मैं अपनी सोच पर कायम थी। मैंने चाची बनकर चचा के सामने जाने का सोच लिया था, क्योंकि चचा रोजाना चाची के हाथ में वो नोट पकड़ाते थे। मगर इसके लिए मुझे चाची को एक तरफ करना था, और वो मैंने यूं किया कि सुबह जब चचा काम पर जाने के लिए कमरे में तैयारी कर रहे थे तो मैंने सहन में टहलती चाची को बहाने से अम्मा का झूठा पैगाम देकर अपने घर बुला लिया। चाची को देखकर अम्मा खुश हो गई और बगैर कोई गिला शिकवा किए खुश दिली से बातें करने लगी। मैं पहले ही नींद की गोलियां मंगवा कर छुपा चुकी थी। चाय बनाते हुए मैंने वो गोलियां चाय में मिला दी और चाय चची को पकड़ा दी। मैंने बहुत खतरनाक कदम उठाया था कि अगर चची को कुछ हो जाता तो मुझे कोई न बख्शता, मगर मैंने अपने छोटे भाइयों के लिए नतीजे की परवाह किए बिना ये सब कुछ किया था। चाची पर दवा ने असर किया तो मैं उन्हें अपने कमरे में ले गई। अम्मा मामूल के नफल पढ़ने के लिए अपने कमरे में जा चुकी थी। मेरा काम आसान हो रहा था और कपड़े बदल कर चचा के पास पहुंच चुकी थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि वहां मेरे साथ क्या होने वाला था। वहां जो कुछ हुआ इसके बाद तो मेरी सारी होशियारी भाप बनकर उड़ गई और मेरे होशो आवाज उड़ गए थे। जब चचा ने मुझे पुकार कर अपने पास बुलाया और 1000 का नोट पकड़ाने लगे तो उन्होंने अचानक ही मेरी कलाई पकड़कर सवाल किया कि मुझसे ये पर्दा क्यों किया हुआ है और इतनी जल्दी लालटेन की बत्ती क्यों गुल कर दी, अभी तो मुझे खाना भी खाना है। ये कहकर चचा ने मेरा हाथ छोड़ा, लेकिन फौरन से माचिस की दिया सलाई जलाई। लेकिन जैसे मेरी जानिब की तो चचा बुरी तरह से घबरा गए। मैं भी धक से रह गई थी। मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि चचा को चची का यूं मुंह छुपाना अजीब सा लग सकता है, जबकि दूसरी जानिब मेरे चचा मेरी कलाई पकड़ते ही कुछ चौंक से गए थे। मैं कद काट में बेशक चाची की तरह बराबर थी, मगर चाची की निस्बत में कमजोर और सांवली सी थी। ये फर्क बहुत वाज़ेह था और चचा ने भी महसूस कर लिया था। वो मेरा दुपट्टा चेहरे से हटाकर मुझे देखते पथरा से गए थे। मैं खौफ से लरज रही थी। चचा ने झटके से मेरी कलाई छोड़ी और गुस्से से सवाल किया, मैं यहाँ चाची के लिबास में क्या कर रही हूँ और चाची कहाँ है? चचा मेरी हरकत पर बहुत बुरी तरह भड़क उठे थे और मेरी बेशर्मी पर मुझे डांटने लगे थे। मैंने रोते हुए कहा कि मुझे ऐसा करने पर आपने खुद मजबूर किया है। आपको एहसास ही नहीं कि हमारे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला और हम भूखे पेट सो रहे हैं। आप यहाँ अपनी बीवी को रोजाना 1000 पकड़ा कर चले जाते हैं और हमें खुद से इतना दूर कर दिया है कि भूख से मर रहे हैं, मगर पैसे मांगने की भी हिम्मत नहीं रखते। चचा मेरे जुमलों पर साकित रह गए। उन्हें शर्मिंदगी हुई और मुझे अपने साथ ले जाकर अम्मा से माफ़ी मांगी। उसी रोज़ से चचा ने घर की दरमियानी दीवार हटा दी और फिर से हमारा खाना पीना एक साथ होने लगा। मेरी हिम्मत ने हमें सहारा दे दिया था, मगर मैं आज तक चचा और चाची से सामना होने पर शर्मिंदा हो जाती हूँ।